Okay, assalamu alaikum everyone. So I don't know if anyone else is going to join, so we should just continue. तो मैंने एक रिवीजन सेशन ये कॉल किया है क्योंकि आप सबकी बहुत क्यूरीज थी। ठीक है, तो हम इस टॉपिक से स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, जो कि आपके पास होगा, VAR। ठीक है, वैल्यू एट रिस्क। वैल्यू एट रिस्क क्या चीज है? वैल्यू एट रिस्क एक समझ लें 1980s के करीब आई थिंक ये डेवलप हुआ था। ये बेसिकली एक फिगर होता है जो हर सीईओ डेली अपना पूछता होता है अपने बिजनेस का कि आज के हमारा वैल्यू एट रिस्क क्या है। दिस टेल्स देम अ फिगर कि आज के दिन में 99% चांस यही है कि हम इस अमाउंट से ज्यादा लूज नहीं करेंगे, तो आज हमें इससे ज्यादा लॉस होने का चांस नहीं है। ये ओल्ड हिस्टोरिक डेटा की बेस के पर कैलकुलेट हुआ था, उन्होंने एक फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट किया था। तो सीईओ को पता चल जाता कि आज के दिन में इससे ज्यादा का लॉस नहीं हो सकता। ये होती है वैल्यू एट रिस्क एट एनी कंपनी के। VAR कहा जाता है इसे, वैल्यू एट रिस्क। तो कि कितना पैसा, कितनी वैल्यू हमारी आज एट रिस्क है। ठीक है, रिस्क का मतलब आप सबको मैं पहले बता चुका हूं। रिस्क इज द पोटेंशियल चेंज इन वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं इसके अंदर। ठीक है, कितनी पैसा हमारा आज वैल्यू एट रिस्क है, इज एट रिस्क। ठीक है, और ये 99% एक्यूरेसी के साथ तकरीबन प्रेडिक्ट करा था, लेकिन 2007-8 के फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर ये फॉर्मूला बहुत बुरी तरह से फेल कर गया। अगर वैल्यू एट रिस्क आ रही थी लेट्स सपोज 1 मिलियन, तो एक्चुअल जो वैल्यू एट रिस्क आती थी या जो लॉस हो जाता था वो 3 मिलियन का भी हो जाता था। तो ये 2007-8 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जब इसको स्टडी किया गया तो पता चला कि जो फॉर्मूला कैलकुलेट किया गया था, ये जिस टाइम पीरियड का डेटा था, उस टाइम पीरियड में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आया था। क्योंकि क्राइसिस में हर कोई चाह रहा था मैं अपने आप को बचाऊं। ठीक है, सो एवरीवन इज ट्राइंग टू सेव फॉर देमसेल्व्स, और लेंडिंग रुक जाती है। ठीक है, इस वजह से वैल्यू एट रिस्क जब क्रिएट किया गया तो वो 99% एक्यूरेट था, लेकिन वो जो डेटा था वो डेटा सिर्फ उस टाइम पीरियड का था जिस दौरान कोई बुरे हालात नहीं थे, जिस दौरान कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आया था। तो क्राइसिस के अंदर जब उन्होंने देखा तो उन्हें पता चला कि क्राइसिस के दौरान वैल्यू एट रिस्क 3 to 4 times ज्यादा हो सकती है एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल फॉर्मूला। तो इसके बाद इस फॉर्मूला को अमेंड कर दिया गया है और अब नया वैल्यू एट रिस्क का फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। बेजल 3 है कि बेजल 3 या बेजल 4 में आया था, बेजल 3 में आया था आई थिंक। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, सीडीओज का आपको पता है, कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन, आपने वीडियो देखी हुई है। सो बेसिकली इस तरह से होता है कि जो अगर आप 2007-8 का फाइनेंशियल क्राइसिस देखेंगे तो उसको हम कहते हैं सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस। इस क्राइसिस का नाम ही है सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस। क्यों? क्योंकि जो प्राइम मॉर्गेजेस होते हैं वो तो पे कर सकते हैं अपने घर की लोन की अमाउंट, लेकिन सब प्राइम मॉर्गेजेस वो होते हैं जो अपने लोन वापस रीपे नहीं कर सकते। इस वीडियो को आपने कई बार देखना है और थॉरोली समझना है, चाहे इसके अंदर से हैंडआउट्स आप नोट्स बना ले अपने लिए। व्हाट हैपेंस इज कि डिफरेंट लोगों को मॉर्गेजेस चाहिए, तो वो देखते हैं कि इसके अंदर डिफरेंट मॉर्गेजेस हैं, सिक्योरिटीज चाहिए, इन्वेस्ट करने के लिए पैसे, लोगों को सिक्योरिटीज चाहिए। तो उन्होंने देखा कि हमारे पास मॉर्गेजेस पड़ी हैं, इनको हम सिक्योरिटी बना सकते हैं। अब मॉर्गेज बाय इटसेल्फ इज नथिंग। बैंक्स यूजुअली क्या करते हैं, पैसे बोरो करते हैं सस्ते रेट के ऊपर और उसके ऊपर आगे हायर रेट के ऊपर इंटरेस्ट पे लोन दे देते हैं। अब ये इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं लेवरेज, कि आपने पैसा लिया 1% इंटरेस्ट रेट के ऊपर किसी से और उसको आगे 3, 4, 5% के ऊपर किसी और को उधार के ऊपर दे दिया। तो आप लेवरेज यूज करते हुए अपने पैसे को और दूसरे के पैसे को इस्तेमाल करते हुए ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाते हो। लेवरेज टर्न्स गुड डील्स इनटू ग्रेट डील्स। ये दिस इज समथिंग दैट वी यूज टू एम्प्लीफाई द आउटकम ऑफ अ डील। सो बैंक्स ने लोन दे दिए बहुत सारे और लोगों ने अपने घर खरीद ली। जब उन लोगों ने अपने घर खरीदे और घर की डिमांड्स भी थी, लोग और भी लेना चाहते थे, लेकिन जितने लोग क्वालिफाई करते थे उन सबको घर मिल चुका था। अब जो लोग बचे थे वो थे जिन्हें हम कहते हैं सब प्राइम मॉर्गेजेस। ठीक है, जिसका मतलब ये होता है कि इनका हमें पता होता है कि ये आफ्टर सम टाइम डिफॉल्ट कर जाएंगे और अपने पैसे पे नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इस केस के अंदर भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, घर तो हमारे पास ही आना है। तो उन्होंने कहा कि घर की वैल्यू तो हमेशा ही बढ़ जाती होती है, तो अगर ये कर्जा ले भी लेते हैं, कल को घर वापस आ जाएगा, हम फॉर सेल लगाएंगे, उसकी वैल्यू तो बढ़ती जानी है। तो बैंकों ने रिस्क लेना शुरू किया और प्राइम की जगह सब प्राइम मॉर्गेजेस को भी लोन देने शुरू कर दिए। प्राइम तो ऑलरेडी ले चुके थे सारे, अब जो सब प्राइम थे उनको भी लोन देने शुरू कर दिए। और अब वो करते क्या थे, लोन दिया, मॉर्गेज बनाया, मॉर्गेज कॉन्ट्रैक्ट्स को वो रेट करवा लेते थे। रेटिंग करने से क्या होता है, ये सिक्योरिटी बन जाते हैं। सिक्योरिटी को आप बाय एंड सेल कर सकते हैं। जैसे कि एक करेंसी नोट है, मैं आपको दूंगा, आप एक्सेप्ट कर लेंगे, यू ऑल नो कि इसकी वैल्यू है, लेकिन
अगर मैं आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट दूं कि मेरा और इसका ये एग्रीमेंट हुआ हुआ, ये पैसे इसने मुझे उधार देने, या आप रिसीव कर लेना और ये आपकी जगह मुझे सामान दे दो, तो आप नहीं लेंगे, क्योंकि पता नहीं वो बंदा कैसा है, दे ना दे, ये एग्रीमेंट रियल है नहीं है, देयर सो मेनी क्वेश्चंस। सो उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए उसको एक रेटिंग करवा ली जाती है और उसको एक डब्बे में बहुत सारे मॉर्गेज कॉन्ट्रैक्ट्स को इकट्ठा कर दिया जाता है। फिर उसकी 3 लेयर्स बनाई जाती हैं। फर्स्ट स्लाइस जो होता है वो ओके वो सेफ होता है, सेकंड ओके और थर्ड रिस्की, इसीलिए फर्स्ट के ऊपर रिटर्न भी कम मिलता है। फर्स्ट के ऊपर, सेफ के ऊपर 1-2% रिटर्न होगा, ओके के ऊपर जो होगा वो ज्यादा होगा, 4-5% हो सकता है, 3-4% हो सकता है, और रिस्की के ऊपर 7-8-10% भी हो सकता है, क्योंकि वो रिस्की है। अब ये 3 स्लाइसेस का मतलब ये है कि जब लोन वाले जो मॉर्गेजेस है वो पैसे देंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट ट्रे फिल होगी, सबसे पहले सेफ वालों को पैसे दिए जाएंगे। जब उसके बाद कोई पैसे बचेंगे तो वो ओके वालों को जाएंगे, और उसके बाद कोई पैसे बचेंगे तो वो रिस्की वालों को जाएंगे। अगर नहीं बचेंगे तो रिस्की वालों के वो पैसे नहीं आएंगे। ठीक है। अब क्योंकि सारे होम ओनर्स जो है वो पेमेंट करते जा रहे हैं, सबको पेमेंट मिलती जा रही है, एवरीवन इज हैप्पी। ओके स्लाइस जो सेफ स्लाइस होता है वो यूजुअली जो आपके, जिसे हम कहते हैं ना, इन्वेस्टर्स खरीद रहे होते हैं, जिन्हें सिर्फ सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। फिर ओके स्लाइस जो है वो अदर इन्वेस्टमेंट बैंक्स खरीद लेते हैं, बिकॉज वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हम अगर किसी से पैसे उधार लेकर करें तो हम बिल्कुल सेफ के ऊपर, रिटर्न के ऊपर तो ना चले ना, हम जरा ओके वाला लेंगे तो कुछ हमें भी बचेगा। एंड जो रिस्की स्लाइस होता है वो हेज फंड्स यूजुअली ले लेते हैं। हेज फंड्स अब एक पूरी अलग स्टोरी है, अगर मैं समझाने बैठ जाऊं तो हेज फंड्स ले लेते हो तो उनको रिस्की सिक्योरिटीज चाहिए होती हैं। सो ये वो अपने स्लाइसेस बेच देते हैं। होता है एक दिन ये है कि एक बंदा पेमेंट करना बंद कर देता है, वो कहते हैं कोई बात नहीं, ये सब प्राइम मॉर्गेज था, ये नहीं पे कर सका, हमें पता ही था, हम इसके घर के आगे फॉर सेल का बोर्ड लगाते हैं और ये सारे पैसे हमारे पास आने लग जाएंगे, बाकियों के तो फिर भी आएंगे, ये घर बेच देंगे, महंगाई होगी अब तक। फिर कुछ महीने बाद एक और ने कर दिया, फिर कुछ महीने बाद एक और ने कर दिया, ऐसे करते करते जो घरों से पेमेंट आ रही थी वो बिल्कुल कम हो गई। ज्यादातर लोगों ने, अगर एक मोहल्ला है वहां पर 10 घर है, उसमें से 5 घरों ने फॉर सेल का बोर्ड लग गया वहां पर, उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया, वो पेमेंट नहीं कर रहे अब लोन की। अब जब इतने सारे घर फॉर सेल हैं और प्राइम को तो ऑलरेडी घर मिले हुए हैं, ऑलरेडी लोन ले के वो अपने घर ले चुके हुए हैं, तो और कोई तो खरीदने वाला बचा ही नहीं घर। तो मार्केट में घरों की प्राइस बढ़ने की बजाय गिर गई, क्योंकि सप्लाई है, डिमांड है ही नहीं, कोई लेने वाला है ही नहीं अवेलेबल मार्केट में। और इसको देखकर घरों की प्राइस इतनी ज्यादा गिरी कि एक बंदा जो प्राइम मॉर्गेज था, जो घर की लोन की पेमेंट कर रहा था, उसने सोचा कि यार मैं $4 लाख दे रहा हूं अपने मकान के अगेंस्ट लोन की रीपेमेंट, जबकि ये मेरा हमसाये वाला मकान जो सेम बना हुआ है, जिसमें कोई फर्क नहीं, और मेरा ही घर अगर मैं डिफॉल्ट कर जाऊं तो कल को मैं $90,000 या $80,000 में खरीद सकता हूं, तो मैं $4 लाख की लोन की रिपेमेंट क्यों कर रहा हूं। वो भी डिफॉल्ट करके चला जाता है कि घर तो अब इतने सस्ते हो गए हैं, मैं पे कर सकता हूं लेकिन नहीं करूंगा क्योंकि मुझे बहुत महंगा पड़ रहा है घर, अब तो सस्ता मिलता है। और उसने नया भी क्यों नहीं खरीदा डिफॉल्ट करने के बाद, क्योंकि उसे पता है कि शायद और सस्ता हो जाए, मेरा भी तो फॉर सेल लग गया ना, तो और सस्ते होंगे, जब सस्ते होंगे तब मैं खरीद लूंगा, तब मैं नया लोन ले लूंगा उसके ऊपर। तो जो पे कर सकता था वो भी छोड़ के चला गया कि मैं 4 लाख का मकान क्यों लूं जब ये $80,000 के आज मार्केट में। इस तरह मकानों की प्राइसेस बिल्कुल नीचे गिर गई, उनकी वजह से जो बैंक्स ने पैसे उधार लिए हुए थे लोगों से, उनको पे करना था, उनको पे कैसे करेंगे जब पेमेंट ही वापस नहीं आ रही, और मकानों की वैल्यू वैसे गिर गई, ये शेयर होल्डर का पैसा लगा हुआ। इस वजह से सारे बैंकरप्ट हो गए, ये बबल बर्स्ट हुआ, घरों की प्राइस बहुत कम थी, जितने में लोन दिए थे वो बहुत ज्यादा थे। एंड ऑफ द डे वो फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। ठीक है। इसके अलावा जो एक हमारा टॉपिक था डेरिवेटिव्स का, उसको भी टच कर लेते हैं। मैं थॉरली आपको डेरिवेटिव समझा देता हूँ। डेरिवेटिव बेसिकली एक ऐसी सिक्योरिटी को कहा जाता है जो अपने अंदर कोई वैल्यू नहीं रखती, इट डज नॉट हैव एनी वैल्यू विद इन इटसेल्फ, इट derives its value from another commodity or something else। ठीक है। तो ये एक ऐसी सिक्योरिटी है जो अपनी वैल्यू किसी और चीज से ड्राइव करवाती है, इसीलिए इसको डेरिवेटिव कहा जाता है कि ये ड्राइव करवा रही है किसी चीज से अपनी वैल्यू। इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर जिसकी वैल्यू किसी और कमोडिटी के साथ लिंक्ड होगी, जैसे कि वीट के साथ हो सकती है, शेयर्स के साथ हो सकती है, फॉरेक्स के साथ हो सकती है, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जिसके साथ हो सकती है। तो बेसिकली ये एक ऐसी चीज है जो अपनी वैल्यू किसी और चीज से डिटरमिन करती है, इसकी अपनी इंट्रिंसिक कोई वैल्यू नहीं है। ये एक अच्छा टूल है, इसको हेजिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ये आप स्पेकुलेशन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, गैम्बलिंग कर सकते हैं इसके साथ, अंदाजे लगाकर तुक्के मार सकते हैं, तो उसके अंदर नुकसान भी हो सकता है। सो इट्स नॉट अबाउट द टूल कि ये टूल खराब है,
इट्स मोर अबाउट द ड्राइवर। जैसे कि एक खराब ड्राइविंग करने वाले शख्स को हम कहेंगे ना कि ये ड्राइवर खराब है, गाड़ी खराब तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब डेरिवेटिव से लोग डरते हैं फाइनेंशियल मार्केट कि ये तो नुकसान बहुत हो जाता है। डेफिनेटली जब आप रिस्क ले रहे हैं और स्पेकुलेशन कर रहे हैं, गैम्बल कर रहे हैं, तो नुकसान भी तो हो सकता है ना। एक बंदा वो है जो सिर्फ जिसने डिजाइन इसको किया गया, बेसिकली इसका पर्पस ये है कि ताकि आप अपने रिस्क को रिड्यूस करें, आप अपनी प्राइस को मेंटेन कर सकें। लेट्स सपोज जैसे कि आप अपनी जो प्राइस है, फ्यूचर में आपने एक कमोडिटी खरीदनी है, उसकी प्राइस आपको पता है फ्यूचर में अप डाउन हो सकती है। आप उसकी प्राइस लॉक करना चाहते हैं, आप उसकी एक फिक्स प्राइस करना चाहते हैं कि इससे ज्यादा मुझे ना पे करना पड़े, तो आप वो कर सकते हैं डेरिवेटिव्स के थ्रू। तो इसके थ्रू आप बेसिकली अपने रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि कल को प्राइस बढ़ जाए, आपके रॉ मटेरियल था उसकी, आपको पता है गंदम आपका रॉ मटेरियल, आपने आगे से आटा बनाकर बेचना है। अब आपको पता है आज सस्ता है, फ्यूचर में हो सकता है बहुत महंगा हो जाए रॉ मटेरियल मेरा। तो आप चाहते हैं कि प्राइस अभी फिक्स कर लूं, लेकिन आपके पास अभी ना पैसे हैं देने को, ना अभी आप उसके अगेंस्ट कोई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ना अभी आप लेके रखना चाहते हैं। आप कहते हैं मैं प्राइस फिक्स कर लूं कि जो अभी के करीब की कोई प्राइस है उसको फिक्स कर लूं कि इतने में मैं इतने अरसे बाद खरीदूंगा। तो एक टूल है जिसके थ्रू आप अपने रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, अपने प्राइस रिस्क को, अपने और रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। अब डेरिवेटिव्स की बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं: फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स। व्हाट इज अ फॉरवर्ड? फॉरवर्ड क्या चीज है? ये सबसे बेसिक टाइप का डेरिवेटिव है। इसको मैं आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूं। इन सिंपल टर्म्स, मैं आपके पास आया और मैंने कहा कि यार आपके पास गंदम है, आप गंदम अगर मुझे बेच दें, और मुझे अब मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मेरे माइंड में ये है कि इस वक्त आज गंदम का रेट है लेट सपोज 1,000 रुपए मन। ठीक है, अंदाजन एक मैं एस्टिमेट दे रहा हूँ आपको। मुझे लग रहा है कि गंदम, या आज गंदम का रेट चल रहा है लेट सपोज 950 रुपीज पर मंथ। मुझे लग रहा है कि गंदम अगले 6 महीने बाद तकरीबन 1,500 रुपए मन या 2,000 रुपए मन भी बिक सकती है, जो हालात है मुल्क के। मुझे डाउट हुआ है कि ये बहुत महंगी हो सकती है। ठीक है, अब मुझे लग रहा है ये तो बहुत महंगी हो जाएगी। अब मैं परेशान हूं कि गंदम फ्यूचर में क्या हो जाएगी। अगर तो ये 1,500 रुपए मन होगी तो मेरे बिजनेस को नुकसान हो सकता है, मुझे तो वो रॉ मटेरियल के तौर पे चाहिए। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ, मैं कहता हूँ यार आप ना मुझे 6 महीने बाद बताओ कितने में गंदम दोगे, आज रेट तय कर लेते हैं। आपको लग रहा है कि गंदम में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, मार्केट ठीक है, बहुत लोगों ने उगाई है, कोई इशू नहीं है, इंपोर्ट हो जाएगी। आपने कहा जी कि मेरे नजदीक गंदम जो है मैं आपको 6 महीने बाद 1,200 रुपए मन दे सकता हूँ। लेट सपोज ये आपको लगता है कि थोड़ी बढ़ेगी क्योंकि अभी सीजन है, बाद में सीजन कम हो जाएगा, वट एवर द थिंग इज, ये 1,000 रुपए मन दे सकता हूँ। लेट सपोज 1,000 का फिगर रखते हैं, और मुझे लग रहा है कि ये फ्यूचर में 1,200 रुपए मन हो जाएगी। ठीक है, अब आपने मुझसे कहा कि ठीक है जी, मैं आपको 1,000 मन गंदम 1,000 रुपए मन के हिसाब से 6 महीने बाद बेचूंगा। इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी, कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे, एक स्टाम्प के ऊपर, जिसे हम कहते हैं ना पेपर एग्रीमेंट कर लेना, दो लोगों ने आपस में वादा कर लिया है। तो ये बेसिकली आप समझ ले एक स्टाम्प कर लिया हमने आपस में कि मैं बेचूंगा, उसने कहा जी मैं खरीदूंगा, दोनों का आपस में एग्रीमेंट हो गया। अब 6 महीने गुजर गए, 6 महीने बाद मार्केट में गंदम वाकई 1,200 रुपए मन हो गई। मैं तो बड़ा खुश कि मैं तो 1,000 रुपए मन के अंदर एग्रीमेंट किया, मुझे तो 1,000 रुपए मन पे मिलेगी। तो मैंने कहा जी ये जनाब ये भी मैं तो 1,000 रुपए मन के पर आपको मुझे गंदम देनी है। अब वो क्या कहता है मुझे, वो कहता है जी कि इस केस के अंदर, अब ये मजे की बात है कि एक दाना गंदम का एक्सचेंज नहीं होता। बट हैपेंस इज, वो मुझे कहता है जी देखिए आपने मुझे 1,000 रुपए मन के हिसाब से पेमेंट करी थी 1,000 मन गंदम की। ठीक है, इस वक्त मार्केट में गंदम है 1,200 रुपए मन, तो 200 रुपए पर मन ज्यादा आ रही है। ठीक है, ये पकड़े 2 लाख रुपए, 1,000 मन के हिसाब से 200 रुपए का अगर हिसाब लगाएं तो ये 2 लाख रुपए बनते हैं। ये लें 2 लाख रुपए, अपने जो 10 लाख रुपए आपने मुझे देने थे, क्योंकि टोटल मैंने जो उसको पेमेंट करी थी वो 10 लाख की करनी थी। 1,000 मन मैंने उससे लेना था और 1,000 रुपए मन के हिसाब से लेना था, तो 10 लाख रुपए मैंने उसको पे करने थे। तो कहती है वो 10 लाख आप अपने पास रखें, ये 2 लाख रुपए मेरी तरफ से लें, चाहे जाके मार्केट से 12 लाख रुपए मन के, 12 लाख रुपए की 1,000 मन गंदम खरीद लें। दिस इज हाउ इट इज एग्जीक्यूटेड। यहाँ कोई कमोडिटी एक्सचेंज ही नहीं होती, सिर्फ प्राइस डिफरेंस जो होता है वो एक्सचेंज कर दिया जाता है। अगर लेट सपोज ये होता कि गंदम उल्टा वाफिर हो गई है और मार्केट में गंदम की प्राइस हो गई है लेट सपोज 900 रुपए मन, अब मैं 1,000 रुपए मन के अंदर एग्रीमेंट कर बैठा हूं,
तो वो मुझे कहता है जनाब आपने मुझे देने हैं 10 लाख रुपए 1000 मन गंदुम के, ठीक है, 1000 रुपए के हिसाब से। लेकिन क्योंकि मार्केट में इस वक्त गंदुम मिल रही है 9,900 रुपए मन, तो आप एक काम करें 1 लाख रुपया मुझे दे दें, बाकी का 9 लाख आप अपने पास रखें और जाके मार्केट से गंदुम खरीद लें, और इस तरह एंड के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? Any one of you can reply and let me know. जी सर। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड। बेसिक कॉन्ट्रैक्ट है, कोई हमने ब्रोकर इन्वॉल्व नहीं किया, कोई स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं की, कोई हमने इसके अंदर बड़ी एफर्ट नहीं की। दो बंदों का आपस में एग्रीमेंट हो गया, जिसे हम आम स्टाम्प की तरह कह सकते हैं, किस्म का हम दोनों ने स्टाम्प लिख लिया और साइन कर दिए। वो जो IOU जिस तरह का होता है एक किस्म का, अमेरिका के अंदर किसी IOU जैसे लिख देते हैं, तो वो आपको देने पड़ते हैं इसको फ्यूचर के अंदर जब भी आपको रिटर्न। तो बेसिकली किसी को हम लिख के नहीं देते कि ये हम इस तरह करेंगे, उस तरह का हमने एक एग्रीमेंट कर लिया। अब इसमें कोई चीज फिक्स नहीं है, ना इसमें कमोडिटी की क्वांटिटी फिक्स्ड है कि जी इतने इतने के हम इतने एग्रीमेंट्स करेंगे। हम एक ही एग्रीमेंट कर रहे हैं सारी क्वांटिटी का 1000 मन का। ना इसके अंदर कोई ये गारंटी है कि जी दोनों पार्टीज में से कोई भागेगा नहीं। आमतौर पर पाकिस्तान के केस में हमारे पास जो होता है कि जी जिस पार्टी को नुकसान हो रहा है वो भाग जाएगी, ठीक है। तो इसमें गारंटी कोई नहीं है कि पार्टी अगली रहेगी मार्केट में या भाग जाएगी, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, हम पार्टीज एक दूसरे को जानते नहीं है। और एक और मसला, ये स्टैंडर्डाइज नहीं है ना। मैंने 1000 मन का कर लिया, अब मैं अगर कल को मुझे लगता है कि जी मुझे 1000 मन नहीं चाहिए, मुझे 700 मन चाहिए गन्नू, मैं 300 मन इसमें से कॉन्ट्रैक्ट निकाल कर किसी को बेच तो नहीं सकता, या मैं कैंसिल तो नहीं कर सकता इसमें से 300 मन। मैं तो 1000 का एक ही एग्रीमेंट साइन किया हुआ पूरा। तो कोई स्टैंडर्डाइज नहीं है ना कि कितने के चंक होने चाहिए, वो एक ही बड़ा सारा चंक बना पड़ा है, कोई इसके अंदर मतलब डिवीजन नहीं है। अगेन मैं अगर बेचने जाऊं उसको, लेट सपोज मैं बेचने गया मार्केट, पता चले जी बहावलपुर में तो 1000 मन गंदम खरीदने की एफर्ट ही कोई नहीं रखता, इतनी एबिलिटी कोई नहीं रखता। मैं बड़े एक आरटी के पास बंद, उसने कहा जी अच्छा, ग्रेन मार्केट में बैठा था, उसने कहा जी अच्छा आपको मुझे पता चला है कि बड़ा मुश्किल है आपके लिए, लेकिन देखिए जी अभी मार्केट के हालात आपके सामने हैं, आपका 10 लाख रुपए का एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट मैं आपसे 5 लाख में खरीद सकता हूँ भाई, मैक्सिमम मेरे पास 5 पड़ा है इस वक्त, या जो मैं इसके लिए दे सकता हूँ। मैं इससे ज्यादा खरीदता ही कोई नहीं जी, 2-3 लाख रुपए आपको कोई देगा और मार्केट में मेरे अलावा। अब आप मजबूर हैं उसको बेचने में, हालांकि 10 लाख का एग्रीमेंट है ये, ठीक है। इसी तरह से इससे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। इसके अंदर इस तरह के बहुत सारे फ्लॉज जिसे हम कहेंगे ना वो आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो फ्यूचर, इसकी कोई एक्सचेंज नहीं है, ना फ्यूचर्स एक्सचेंज ना ऑप्शंस एक्सचेंज जिसके ऊपर हम इसको जाकर बेच सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगेन मैं अगर कल को इसको बेचने जाऊं इस कॉन्ट्रैक्ट को, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या है, ये कितने में बिकना चाहिए? बिकेगा तो तब जब लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर होंगे। अब इसका पूरे बहावलपुर में मुझे ढूंढ के एक बायर मिला है जो कहता है जी अच्छा चले मैं खरीद देता हूँ, अपनी मर्जी की प्राइस देगा मुझे, और फिर रेडिली अवेलेबल भी नहीं होगी प्राइस। गया ढूंढा, पता चला इस बंदे ने सबसे ज्यादा प्राइस कोट की है, तो मेरे लिए बेचना भी मुश्किल, क्योंकि आधा करके तो मैं बेच नहीं सकता, टुकड़ों में मैं बेच नहीं सकता, एक ही कॉन्ट्रैक्ट है उसको एज इट इज बेचना पड़ेगा पूरे को, ठीक है। और इंस्टेंटली बेचना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, कि मैं अभी बेचने जाऊं तो मार्केट में मुझे कोई, जैसे आपकी जमीन होती है, प्लॉट है आपके पास पड़ा, अगर आपको इमरजेंसी पैसों की जरूरत पड़ जाती है, अगर आप बेचने जाएंगे तो जी 20 लाख का था, लोग कहेंगे जी ये देखें जी 7 लाख है, लेना है तो ले लें, अभी आपको इमरजेंसी चाहिए तो फिर कैश तो इतना ही मिलेगा, 10 लाख ले लें, तो लोग आपको लूटने की कोशिश करते हैं उस केस के अंदर। तो लिक्विडिटी का एक इशू आ जाएगा। फिर बायर सेलर ढूंढना इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट के या उस पर्टिकुलर कमोडिटी के। मैंने गंदुम का कॉन्ट्रैक्ट भावलपुर में नहीं है बहुत ज्यादा गंदुम के बायर, मैंने कॉर्न का कर लिया तो भावलपुर में बहुत ज्यादा, तो कॉर्न का क्या करेंगे, यहाँ कोई इस तरह की इंडस्ट्री नहीं है कि उससे कोई कॉर्न स्टार्च या कुछ उससे प्रोडक्ट बना लेंगे, तो उनको तो जरूरत नहीं ज्यादा लोगों को, तो मुझे बायर सेलर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगेन जब तक वास्ट नंबर ऑफ बायर सेलर्स नहीं होते तब तक इसके अंदर प्राइस तय करना बड़ा मुश्किल काम है। और फिर स्टॉप लॉस पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैंने देखा कि जी मुझे लग रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट में कर बैठा हूं ना इसके अंदर मुझे नुकसान हो रहा है, तो मैं क्या करूं, मैं इसमें से कोई एक लिमिट लगा दूं कि इतने का हो तो मैं बेच दूं फौरी तौर पे, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू इतनी होगी, ये मार्केट में प्राइस इतनी होगी, और फिर स्टॉप लॉस मैं कैसे करूं, जबकि मैं अगर उसमें से बेचना चाहता हूं, मुझे पता है कि मुझे 500 मन तो चाहिए ही होगी इसी रेट पे, लेकिन बाकी 500 का कर बेच देता हूँ, तो कैसे बेचूं, उसके टुकड़े ही मैं नहीं कर सकता, ठीक है। पोर्शन में उसके कर नहीं सकता, तो मेरे लिए वो भी बहुत बड़ा नुकसान है।
और अगेन मुझे इस बात की गारंटी नहीं है कि अगर मुझे फायदा हो रहा है तो वो जो दूसरा सेल बाय जो मुझे कह रहा है कि जो सेल करेगा वो बंदा वाकई मुझे सेल करेगा और मेरा फायदा होने देगा, मुझे पैसे देगा, वो भाग तो नहीं जाएगा किसी आखिरी तारीख के ऊपर जाके। ठीक है। और अब इस केस के अंदर ये एग्रीमेंट जैसे हम मैंने बताया ना कि स्टाम्प पेपर की तरह का है, अगर मुझे इसे कैंसिल करना है तो म्यूचुअली करना पड़ेगा ना, दूसरा बंदा भी एग्री होगा कि हाँ ठीक है जी कैंसिल कर देते तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं तो कैंसिल नहीं कर सकता अपनी तरफ से। एक ये भी इशू है। और मजे की बात, आपने पूरा कॉन्ट्रैक्ट देखा, इसमें कमोडिटी एक बार भी एक्सचेंज नहीं होगी, ना फॉरवर्ड में होगी, ना फ्यूचर में होगी, ना ऑप्शन में होगी, ना स्वैप में होगी। कमोडिटी एक्सचेंज ही नहीं होती, सिर्फ उसके अगेंस्ट जो डिफरेंस होता है वो सेट ऑफ कर दिया जाता है, जिसको नुकसान होता है उसको नुकसान ट्रांसफर करके बाकी दूसरे को प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया जाता है, और सिर्फ वो जो अमाउंट ट्रांसफर होनी उतनी अमाउंट ट्रांसफर होती है, बाकी ओरिजिनल अमाउंट तो होती नहीं जो एग्रीमेंट की होती है। इस ट्रांजैक्शन में कोई ब्रोकर नहीं है, कोई इस तरह की आप कह लेना कि एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं है, सो सिक्योरिटी कोई नहीं है कि अगला बंदा भाग जाए, एग्रीमेंट करे, उसको लगे मुझे नुकसान हो रहा है, भाग जाए, दोबारा मिले ही ना मुझे, मैं किससे पैसे मांगूंगा जाके। ठीक है। और हाँ एक चीज और, अगर आप ये नोट करें, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ये नहीं होगा कि मैंने आज कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, अभी पेमेंट करनी है, अभी डिलीवरी हो जाएगी। ये एक टाइम पीरियड इसके अंदर मेंशन होगा, 15 दिन, 3 महीने, 1 महीना, 6 महीने, 9 महीने, डिफरेंट, यूजुअली शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी होती है, लॉन्ग टर्म के घटी होते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी होती है, शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से कम, मैक्स 9 तक यूजुअली जा रहा होता है, 15 दिन, 1 महीना, 3 महीने, इस तरह 6 महीने, कोई भी हो सकती है। ठीक है, ड्यूरेशन इसकी। ये तो था फॉरवर्ड। व्हाट अबाउट फ्यूचर्स? फॉरवर्ड के जो जितने मैंने डिसएडवांटेजेस आपको गिनवाए हैं, इनकी वजह से फ्यूचर्स आते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। फॉरवर्ड और फ्यूचर में डिफरेंस ये है कि फ्यूचर स्टैंडर्डाइज्ड है और स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता है और ब्रोकर के थ्रू डील हो रहा होता है। तो जितने डिसएडवांटेजेस हैं फ्यूचर के, सॉरी फॉरवर्ड के, वो फ्यूचर के अंदर वो सारे रिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड सबसे बेसिक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। फ्यूचर के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक एक्सचेंज पे जाते हैं यही डील करने के लिए, वहां पर बहुत सारे बायर्स और सेलर्स खड़े हैं, वहां मुझे एक सेलर ऑफर कर दी मैं इतने में इतने मन गंदुम इतने अरसे बाद बेचूंगा, मैं जाके उससे परचेज कर लेता हूँ। अब मजे की बात, वो मुझे एक ही एग्रीमेंट बनाकर नहीं देगा, उसके पास चंक्स होंगे डिवाइडेड, एक स्पेसिफिक है जी 1000 यूनिट, 100 यूनिट्स या 10 यूनिट्स के, मैं जितने चाहूं उतने चंक्स उठा सकता हूं। मैं ये नहीं कह सकता जी 977 मन मुझे चाहिए गंदुम, अगर 10 के हैं तो वो कहेगा जी ठीक है 970 ले सकते हैं, 980 ले सकते हैं, इसके मिड में कुछ नहीं आएगा। अगर 100 के हैं वो कहेगा जी या तो 900 लें या 1000 लें, इसके मिड में हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास 100 का ब्लॉक पड़ा हुआ है। मैं आपको एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो बेच रहूंगा वो 100 का एक यूनिट होगा, कि 100 मन गंदुम का एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। तो आपको लेने हैं, तो आपको अगर लेने हैं 10 लेने पड़ेंगे, अगर आपको 1000 मन चाहिए तो 100 मन गंदुम के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ले लें तो आपके 1000 मन हो जाएंगे। अब इसमें मुझे फायदा क्या है, मैं जब चाहूं, मुझे लगता है कि जी मुझे अब इतनी गंदुम की जरूरत नहीं रही है, मुझे इसमें नुकसान हो रहा है या मुझे इतने ज्यादा की जरूरत नहीं है, जितने चाहूं उतने बेच सकता हूँ बीच में से। अगर 10 के हैं तो मैं जितने चाहूं बेच सकता हूँ, मैं 250 बेच दूं, मैं 200 बेच दूं, मैं बीच में से 300 बेच दूं, मैं 500 बेच दूं, बीच में से जितने रखना चाहूं उतने रख सकता हूं अपने पास। फिर क्योंकि ब्रोकर इन्वॉल्व है, दूसरी पार्टी भी नहीं भाग सकती, इशू करने वाला भी कोई ब्रोकर या कोई फर्म होगी, दोनों के पैसे ब्रोकर के पास पड़े, दोनों के अकाउंट्स उसके पास हैं, और जिस डेट को एग्जीक्यूट होना उस डेट को उसने मुझसे पूछना नहीं है, जिसका बेनिफिट जिसका नुकसान है उस डेट को एग्जीक्यूट होकर उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाने। ये बात याद रखिएगा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है फॉरवर्ड का, ये फ्यूचर का, इसका एग्जीक्यूट होना मस्ट है, ये एक्सपायर नहीं हो सकता। ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनल जिस डेट को होना है उस डेट को एग्जीक्यूट जरूर होना है। हाँ ये अलग बात है कि बंदा भाग जाए फॉरवर्ड के केस के अंदर, फ्यूचर में तो बंदा नहीं भाग सकता, तो फ्यूचर के केस में तो ये एग्जीक्यूट हो के रहेगा, जिस डेट को एग्जीक्यूट 6 महीने बाद ये एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, मेरे अकाउंट में और उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे जितने होने हैं। ठीक है, तो इसके ये तमाम नेगेटिव एस्पेक्ट्स जितने भी थे फॉरवर्ड के, वो फ्यूचर के अंदर नहीं रहते, ये स्टैंडर्डाइज्ड है। ठीक है, इसके अलावा ये फ्यूचर एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड हो रहा होता है, आप जब चाहे इसकी जाके प्राइस चेक कर सकते हैं कि इस वक्त फ्यूचर एक्सचेंज के अंदर गंदुम का जो 6 महीने बाद का फॉरवर्ड है वो कितने का बिक रहा है, आपको पता चल जाएगा जी इतने का बिक रहा है, जब चाहे जाके बेच सकते हैं उसे। ठीक है, इसी तरह से
आप जब चाहे उसकी प्राइस भी देख सकते हैं। हमें अपने डिस्कस करें कि प्राइस भी मिल जाएगी कि अच्छा मेरा अब इतने का हो गया, आपको अंदाजा होगा, आप अपने रिस्क को जज कर सकते हैं। आप स्टॉप लॉस कर सकते हैं कि आप मुझे लॉस काफी ज्यादा हो गया, मुझे रुक जाना चाहिए, मुझे बेच देने चाहिए सारे, मुझे नुकसान हो रहा है अब इस केस में। अब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी, मैंने सोचा था कि 1200 की हो जाएगी, लेकिन गंदम एक्चुअली होगी 900 की। जब मैंने देखा ना कि प्राइस 950 तक पहुंच गई है, 1000 से 950 या 930 के करीब, मैंने कहा ये 900 पे मुझे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, मैं क्यों नुकसान करवाऊं। मैंने 930 के ऊपर सारे बेच दिए जाके मार्केट के अंदर, मुझे अंदाजा हो रहा था ना नीचे जा रही है, तो मेरा स्टॉप लॉस हो गया, मैं अपना लॉस रोक सकता हूं। और जब चाहूं मार्केट में हजारों बायर और सेलर्स पड़े, जब चाहूं मार्केट जाके बेच दूं, ढूंढना नहीं पड़ेगा पूरे भावपुर शहर में कि कौन है जो लेगा, फिर उसकी मर्जी की प्राइस देनी पड़ेगी। ठीक है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल मैं इसको पोर्शन में बेचना चाहूँ कि आधा बेच देता हूँ फिलहाल, फिर देख लेता हूँ कि और बेचने की जरूरत है, ये सारा रखा जाए और लिया जाए, तो मैं उसके हिसाब से एडजस्टमेंट भी कर सकता हूँ। और मजे की बात, अब मुझे ये डर तो नहीं है ना कम से कम कि जी अगला बंदा, लेट सपोज के अगला बंदा कभी भी इनकार करके भाग जाए कि नहीं मैं तो देते नहीं भाई, मुझे नुकसान हो रहा है, मैं भाग रहा हूँ, मुझे ढूंढ लो जहां ढूंढना है। अब फॉरवर्ड के केस के अंदर अगर आप देखें, तो अगर जैसे कि मैं स्टाम्प की एग्जांपल दे रहा था, तो आप ढूंढते रहे, आपके बच्चे केस लड़ते रहेंगे अदालतों में, जिसने मेरे साथ ये एग्रीमेंट किया हुआ था, फैसला ही नहीं होना पड़ा रहेगा। फ्यूचर के केस में तो जिस डेट को एग्जीक्यूट होना है उस दिन ब्रोकर ने एग्जीक्यूट कर दे रहे, वो ब्रोकरेज हाउस में आपके अकाउंट से वहां पर एग्जीक्यूट हो जाना है आपके अकाउंट में, ये पॉसिबल ही नहीं है कि एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है। अगेन इसके अंदर मेरे लिए म्यूचुअली इसको जो कैंसिल करना है वो जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि अगर मुझे एग्रीमेंट कैंसिल करना है तो मैंने क्या करना है, सिंपली एग्रीमेंट्स उठाने हैं, जाके स्टॉक मार्केट के अंदर बेच देने, फ्यूचर मार्केट के अंदर। तो मैं कैंसिल ही क्यों करूं? मैं जाऊंगा किसी और को बेच दूंगा, जिसको वारा खाता है वो खरीद लेगा, दैट्स इट। मुझे कैंसिल करने की जरूरत ही नहीं है, एग्रीमेंट में क्यों कैंसिल करूंगा जाके जी, म्यूचुअली उससे जाके मिन्नत करूं, फिर मैं भी तैयार हूं, फिर हम कैंसिल करेंगे, इतने लंबे पंगे में क्यों पड़े हम। तो बेसिकली जितने भी शॉर्ट कमिंग्स है फॉरवर्ड के, वो फ्यूचर में कवर हो जाते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई? बात समझ आ गई काफी है? हद तक क्लियर हो गया। जी जी सर जी। इसी पॉइंट पे मैं अब ये बात भी क्लियर कर दूं, फ्यूचर्स के अंदर दो चीजें होती हैं, एक जिसे हम कहते हैं मैंने शॉर्ट पोजीशन कर ली, मैंने शॉर्ट कर ली अपनी पोजीशन, एक होती है मैंने अपनी पोजीशन लॉन्ग कर ली है। इसको समझना बहुत जरूरी है। शॉर्ट का मतलब यह है कि मैंने सेल करने का एग्रीमेंट किया है कि मैं तुम्हें इतनी गंदम बेचूंगा, मैंने शॉर्ट पोजीशन ली है कि मैं सेल करूंगा तुम्हें। और लॉन्ग का मतलब यह है कि मैं बाय करूंगा, मैं तुमसे इतनी गंदम बाय करूंगा। मैंने लॉन्ग पोजीशन ले ली कि मैं तुमसे यार 6 महीने बाद इतनी गंदम बाय करूंगा, मैंने लॉन्ग ले ली है पोजीशन, मैंने लॉन्ग कर ली है पोजीशन। और दूसरी होती है शॉर्ट, कि मैंने तुमसे 1 महीने बाद इतनी गंदम बेचनी है, दिस इज शॉर्ट पोजीशन। तो फ्यूचर जो होते हैं वो यूजुअली या शॉर्ट हो रहे होते हैं या लॉन्ग हो रहे होते हैं, शॉर्ट पोजीशन या लॉन्ग पोजीशन अक्सर कहा जा रहा था उसके टर्मिनोलॉजी के अंदर। तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। तो ये मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं इसलिए इसी पॉइंट के ऊपर, इसको याद रखना बड़ा आसान है, एस फॉर शॉर्ट एंड एस फॉर सेल। तो डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन का मतलब फिर होगा बाय, सीधी सी बात है, वो बी के करीब भी पड़ता है, एस एस के करीब है, डेफिनेटली एस इज एस, दे आर द सेम थिंग। ठीक है, ये रूल इसमें आप याद रखेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ऑप्शंस, जो थर्ड कैटेगरी है। अब ऑप्शन, और अगर जब फ्यूचर ने फॉरवर्ड की सारी मिस्टेक्स को खत्म कर दिया तो फिर ऑप्शन की क्या जरूरत है? और ऑप्शन है क्या? ऑप्शन इज अ फॉरवर्ड जिसके अंदर जो बायर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है उसको ये राइट है कि वो उसे एग्जीक्यूट करे या ना करे। यहां पर बायर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और बायर ऑफ कमोडिटी होने के अंदर फर्क बता दूं मैं आपको। कमोडिटी तो गंदम है ना जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब मैं ये कॉन्ट्रैक्ट भी बाय कर सकता हूं कि मैं तुम्हें इतनी गंदम बेचूंगा, जिसे हम शॉर्ट कह रहे थे। मैं ये कॉन्ट्रैक्ट भी बाय कर सकता हूं कि मैं तुमसे इतनी गंदम खरीदूंगा, जिसे हमने लॉन्ग पोजीशन कहा था। दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स में बाय ही कर रहा हूं और दूसरी पार्टी मुझे सेल कर रही है। एक में मैं खरीदने का कि मैं गंदम खरीदूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहा हूं, एक में मैं ये कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहा हूं कि मैं गंदम बेचूंगा। दोनों केसेस में मैं ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट तो बाय ही करूंगा, सेल तो नहीं करूंगा कि भाई मैं सेल कर रहा हूं। ऑप्शन सेलर तो ऑप्शन के सेलर होते हैं, पर्टिकुलर जो इशू कर रहे होते हैं ऑप्शन को, उसके अलावा कोई नहीं कर रहा होता। ठीक है,
तो दोनों केस हो सकते हैं, लेकिन यहां क्या चीज है, कमोडिटी बाय भी हो सकती है, कमोडिटी सेल भी हो सकती है, लेकिन ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट मैंने हर केस के अंदर बाय ही किया होगा। क्लियर? मूविंग फॉरवर्ड, ऑप्शन के अंदर फ्यूचर से एक एडिशनल बेनिफिट होता है, वो ये होता है कि बायर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज द राइट कि वो जिस डेट को कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होना है उस डेट तक या उस डेट से पहले इन्फॉर्म कर दे कि जी ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट मैं करना चाहता हूं या नहीं। सेलर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को राइट नहीं है। यहां मैं सेलर ऑफ कमोडिटी या बायर ऑफ कमोडिटी की बात नहीं कर रहा, मैं सेलर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड बायर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है कि मैं इतनी गंदम खरीदूंगा या फिर मैं इतनी गंदम बेचूंगा, तो कमोडिटी बाय भी हो सकती है, कमोडिटी सेल भी हो सकती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मैंने बाय किया कमोडिटी बाय या सेल करने का, तो मेरे पास ये राइट है कि मैं आखिरी डेट से पहले तक उसको कहता हूं भाई ये एग्जीक्यूट नहीं करना, मुझे नुकसान होता है इसमें, और अगर मुझे फायदा हो रहा है तो मैं कहूंगा एग्जीक्यूट हो, मैं उसको कहूंगा होने तो एग्जीक्यूट, बस फिर तो एग्जीक्यूट होना ही होना है, मैं अगर नहीं रोकता तो एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑटोमेटिकली फाइनल डेट के ऊपर। लेकिन जो मुझे कॉन्ट्रैक्ट इशू कर रहा है, ऑप्शंस इशूअर, उसके पास ये राइट नहीं है कि वो ये डिसाइड कर सके, और इसकी भी एक्सचेंज होती है, इसकी ऑप्शंस की एक्सचेंज होती है अपनी पूरी है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, यार जो इशूअर है उसका दिमाग खराब है, जब उसे नुकसान होगा तब मैं कहूंगा जी एग्जीक्यूट करो, और जब मुझे नुकसान होगा मैं कहूंगा नहीं 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 एग्जीक्यूट ना करो, उसको तो हर केस में नुकसान है। जब उसे नुकसान हो रहा था मैंने कहा एग्जीक्यूट, उसको नुकसान हो गया, जब उसे फायदा हो रहा था मैंने कहा एग्जीक्यूट ना करो, उसे फिर से नुकसान हो गया। उसका दिमाग खराब है कि वो ऑप्शन बेच रहा है, उसको तो हर केस में नुकसान हो रहा है। वो ऑप्शन इसलिए बेच रहा है क्योंकि ऑप्शन की फीस जो होती है वो फ्यूचर से ज्यादा होती है, तो उससे एक फीस से अच्छा खासा रेवेन्यू आ जाता है। फिर ये क्रिकेट बैटिंग की तरह है, आप कभी नहीं देखेंगे कि जी क्रिकेट बैटर्स जो थे उन्होंने अरबों खरबों रुपए बना लिए, महलों में रह रहे हैं, क्यों? क्योंकि जी एक उन्होंने बेट लगाई, उसके अंदर एक मैच जीत गए तो वो उनको पैसे बन गए, अगली बेट लगाई उसमें मैच हार गया वो वाली टीम जिसका उन्होंने जीतने की लगाई थी, तो वो पैसे डूब गए। तो अप डाउन होते 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 बैलेंस होकर उनके पास इतना बच जाता है कि उनका घर का खर्चा चल जाता है बेसिकली। तो इस केस में भी यही हो रहा होता है, उनको जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल प्राइस के करीब करीब एग्जीक्यूट हो, कहते हैं हो जाए या ना हो क्या फर्क नहीं पड़ता, तो वो होने देते हैं, उसमें थोड़ा सा लॉस हो तो वो पैसे इनको मिल जाते हैं, फीस इन्होंने एडिशनल चार्ज पहले से चार्ज की हुई होती है, तो इनको कुछ ना कुछ दाल साग इनकी जो रोटी होती है दाल रोटी वो इनको मिल जाती है, तो ये इसलिए खुश होते हैं कि बहुत थोड़े से मार्जिन के ऊपर अपना एंजॉय कर रहे थे इस बात को। ऑप्शन के अंदर भी एक कॉल ऑप्शन होती है, एक पुट ऑप्शन होती है। ये जो मैंने कहा था ना कमोडिटी बाय हो रही होगी या सेल हो रही है, अगर कमोडिटी बाय हो रही है तो दिस इज अ कॉल ऑप्शन, मैं कॉल कर रहा हूं कि मैं कमोडिटी बाय करूंगा, और पुट ऑप्शन होती है कि मैं कमोडिटी सेल करूंगा। अगेन इसको याद रखने का तरीका सिंपल है, बाय एंड सी, बी एंड सी, बी एंड सी, बाय एंड सी, कॉल। बाय का मतलब कॉल ऑप्शन, और फिर सेल के लिए पुट, पी एंड एस दे वुड बी क्लोज टुगेदर, so put means to sell, so call option would mean that I am going to buy this commodity from you, and put option would mean I'm going to sell this commodity to you. I hope this is clear. तो हम इस टॉपिक के लास्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, that is swaps. अब ये इन जी बताएं सर पुट ऑप्शन की शॉर्ट फॉर्म आपने क्या बताई थी? ओके मैं बता देता हूं, फॉर फ्यूचर जो है, फॉरवर्ड के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं होती, ठीक है। फ्यूचर के अंदर होता है either you short your position or you long your position, short का मतलब sell और long का मतलब buy, ठीक है। जबकि ऑप्शन के अंदर होता है either कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शन है। कॉल का मतलब बाय, सी और बी क्लोज है ना बाय, और पी और एस क्लोज है आपस में एक दूसरे के साथ होते हैं अल्फाबेट्स के अंदर, तो पुट का मतलब सेल। सो मैंने पुट ऑप्शन लिया, दैट मींस के आई वांट टू सेल दिस कमोडिटी, एंड मैंने कॉल ऑप्शन लिए, दैट मींस आई वांट टू बाय दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। आई होप दैट्स क्लियर नाउ। यस सर क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट आर स्वैप्स? सो 3 मिनट रह गए, मैं कोशिश करता हूँ 3 मिनट में स्वैप्स को एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं मीटिंग दोबारा ज्वाइन करवाऊंगा आपके साथ, एक छोटी सी डिस्कशन करके इसको कंक्लूड कर देंगे मीटिंग को, ताकि अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें। व्हाट इज अ स्वैप? स्वैप इन तीनों से थोड़ा सा डिफरेंट है। स्वैप का मतलब ये है कि मैं अपनी चीज आपके साथ स्वैप कर लूं,
मैं आपसे कहूँ ये आपकी नोटबुक मुझे बहुत अच्छी लगी है, ये मैं भी एक लेकर आया और आपने मुझे तो आपकी बहुत अच्छी लगी है, मुझे तो अपनी इतनी पसंद नहीं आई, तो मैं कहता हूँ हम स्वैप कर लें, ये मेरी नोटबुक आप रख लें, आपकी नोटबुक मैं रख लेता हूँ। दिस इज कॉल्ड अ स्वैप, कि एक चीज को दूसरी चीज के साथ स्वैप कर लेना, ठीक है। सिमिलरली हमने 2 शर्ट्स ली, मैंने और अली ने हम दोनों ने एक एक शर्ट ली, मुझे व्हाइट कलर पसंद था, उसने व्हाइट शर्ट ली हुई है, उसे ब्लैक कलर पसंद था, मैंने ब्लैक शर्ट ली हुई है, तो हम आपस में मिलते हैं, डिसाइड करते हैं यार मुझे ये नहीं पसंद, वो कहते हैं मुझे नहीं पसंद, हमें कहते स्वैप कर लेते हैं यार, तुम व्हाइट मुझे दे दो, ब्लैक तुम ले लो। दिस इज अ स्वैप, ठीक है, यही होता है स्वैप भी। स्वैप के अंदर हम डिफरेंट चीजों को स्वैप कर सकते हैं, जैसे कि एक्सचेंज रेट को, वो चीजें जो फ्लोट हो रही होती है उनको हम फिक्स के साथ स्वैप कर सकते हैं, जैसे कि एक्सचेंज रेट फ्लोटिंग होता है हर वक्त, कि जो करंट मार्केट में एक्सचेंज रेट होगा उसके ऊपर आपकी करेंसी एक्सचेंज होगी। इसी तरह से इंटरेस्ट रेट भी आजकल फ्लोटिंग होता है, जो उस वक्त का काइबोर रेट होता है प्लस समथिंग करके हम एक्सचेंज रेट तय कर रहे, इंटरेस्ट रेट तय कर रहे होते हैं। तो किसी भी इस तरह की फ्लोटिंग चीज को जो डिफरेंट होगी उसको हम फिक्स के साथ स्वैप कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ स्वैप। तो इसके अंदर एक्सचेंज रेट का स्वैप भी हो सकता है कि जी मैं तुम्हारा जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है उसको फिक्स के साथ स्वैप कर देता हूं, तुम्हारे पास 3 महीने बाद पेमेंट आनी है, लेट्स सपोज $10,000, और फ्यूचर में क्या डॉलर का रेट होगा मुझे नहीं पता, मैं आज के रेट के करीब का रेट, लेट्स सपोज आज 200 रुपए का डॉलर है, मैं कहता हूँ जी मैं 200, मुझे अंदाजा है कि किस तरह जा रहा होगा, उससे भी अंदाजा है कि वो उसको डाउट है कि यार मेरी ये पेमेंट बहुत ज्यादा तो नहीं हो सकती फ्यूचर में, डॉलर अगर 250 का हो गया तो मुझे है कि डॉलर जाएगा जाएगा 210 तक चला जाएगा, मैं कहता हूँ जी आज से 3 महीने बाद मैं तुम्हें 210 में डॉलर दूंगा, उसकी प्राइस हैज हो गई कि उसको पता है कि अब 210 से ऊपर नहीं जा सकता, उसका रिस्क 250 तक नहीं जाएगा, उसने पेमेंट करनी है भाई, अगर $40 पर डॉलर बढ़ गया, $10,000 है, ये तो अच्छी खासी अमाउंट बन जाएगी, 4 लाख रुपए बन जाएगा ये, तो उसको तो बड़ा फर्क पड़ेगा इस बात से, तो वो कहते हैं जी चलो मेरा तो 4 लाख बचता है ना, मैक्सिमम 210 देना पड़ेगा, नीचे जाएगा तो थोड़ा नीचे की तरफ जा सकता है, तो ये उसके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है, मैं उसके साथ इस तरह की डील, अगर डॉलर नीचे आ गया तो भी मुझे फायदा हो सकता है, ऊपर चला गया तो उसको फायदा हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि दूसरे में हो रहा था। इसी तरह से इंटरेस्ट रेट का भी स्वैप होता है, उस केस के अंदर मैं कहता हूं जी मेरे जो लोन है उसके ऊपर मुझे ना बैंक को पे करना पड़ता है काइबोर प्लस समथिंग, ठीक है, अगर ये काइबोर का रेट बढ़ता जा रहा है, मुझे लगता है जी फ्यूचर में मुझे 20% भी देना पड़ सकता है, इस वक्त जी ये है 10%, 10+8 या 7, ठीक है, लेट्स सपोज अज्यूमिंग मुझे फ्यूचर में 20 भी देना पड़ सकता है, ज्यादा भी देना पड़ता है, मैं तो यार ये मैं कैसे दूंगा, मेरे तो मसला हो जाएगा, तो बैंक मुझे ऑफर करता है जी आप हमारे साथ ना अपना ये जो फ्लोटिंग रेट है इसको फिक्स के साथ एक्सचेंज कर ले, स्वैप कर ले, हम आपको क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप भी होता है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट या अपने लोन की पेमेंट ना कर सके तो हम आपकी जगह पेमेंट कर दें, एक इंश्योरेंस की तरह की एक सर्विस हो जाती है ये, कि अगर किसी इस वजह से आप ना दे सके तो हम आपकी जगह के ऊपर पेमेंट कर देंगे, दैट इज कॉल्ड अ स्वैप। तो इसी तरह से बैंक ऑफर कर देता है जी ठीक है आप हमें देंगे 15% इंटरेस्ट, हम आपका 15 के साथ फिक्स कर रहे हैं, अब मार्केट में आपने बैंक को देना हो या किसी और को देना हो 20% या आपने उनको देना हो 12% मार्केट के हिसाब से, आप हमें 15 देंगे, अगर उसको 20 देना होगा तो ऊपर का 5 हम ऐड करके देंगे, अगर उसको 12